Hey guys, welcome back to Law Prep Tutorials YouTube channel. I hope all of you are doing well. और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स. आई होप आपको याद है कि हमने पिछली क्लास में डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट्स पढ़ा था, थियोरिस्ट की इंटरप्रिटेशन पढ़ी थी, अलग अलग थियोरीज पढ़ी थी और मेन एसेंशियल्स ऑफ व्हाट इज अ टॉर्ट पढ़ा था. उसी के एक्सटेंशन में आज हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे लायबिलिटी का. लायबिलिटी क्या होती है, किस तरह की होती है, कब अराइज होती है, कौन इनकर करता है, all that in today's video. तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि लायबिलिटी होता क्या है. क्या होता है लायबिलिटी जब हम जनरली इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? लायबिलिटी होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी. कोई भी चीज जो आपने करी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी लेना, उसको लायबिलिटी बोलते हैं. लॉ में लायबिलिटी आती है जब कोई इंसान कुछ गलत कर देता है. सो इफ अ पर्सन हैज कमिटेड अ टॉर्ट, नाउ दे हैव द लायबिलिटी टू मेक इट गुड. यानी उस चीज को वापस से स्टेटस को पे लेके आना. जैसी वो चीज थी, आपने गड़बड़ी करी, अब आप उसको वापस से उसी लेवल पे लेके आओगे, यानी स्टेटस को पे लेके आओगे. दिस इज नोन एज लायबिलिटी. द लायबिलिटी टू मेक समथिंग राइट दैट गॉट रॉन्ग बिकॉज ऑफ यू. ठीक है, ये है लायबिलिटी का मेन कॉन्सेप्ट. बट टॉर्ट्स में लायबिलिटी थोड़ा सा एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसके अलग अलग टाइप्स आ जाते हैं. कौन इनकर करता है, ये सारी डिटेल्स हम अब पढ़ते हैं. लॉ ऑफ टॉर्ट्स में लायबिलिटी दो तरह की होती है. सबसे पहले आती है फॉल्ट लायबिलिटी और दूसरी आती है नो फॉल्ट लायबिलिटी. ठीक है, फॉल्ट लायबिलिटी क्या होता है? जब किसी इंसान ने गलती करी है, उसको जुर्माना देना पड़ेगा, उसको भरपाई करनी पड़ेगी, उसको कॉम्पनसेशन देनी पड़ेगी. यही है फॉल्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट. यू हैव कमिटेड अ फॉल्ट, यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, नाउ यू हैव टू मेक इट करेक्ट, यू हैव टू मेक इट राइट. लेकिन नो फॉल्ट लायबिलिटी क्या है? क्या आपने कोई गलती नहीं करी है फिर भी आप लायबल हो उस चीज के लिए? हाँ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में नो फॉल्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट एक लीगल रिलेशनशिप की वजह से एस्टैब्लिश होता है. ठीक है, वो लीगल रिलेशनशिप्स कौन से होते हैं, उनमें किस तरह की लायबिलिटी अराइज होती है, ये हम अभी पढ़ेंगे. बिफोर दैट, फॉल्ट लायबिलिटी का बेसिक आप ये समझिए कि जो अलग अलग टॉर्ट्स होते हैं, ट्रेसपास हो गया, न्यूसेंस हो गया, डेफेमेशन हो गया, अगर किसी इंसान ने ये कोई इनमें से कोई टॉर्ट कमिट करा है, ऑब्वियसली उसकी गलती है, ही हैज कमिटेड अ रॉन्ग, देन उसके ऊपर फॉल्ट लायबिलिटी लगेगी और वो अपनी गलती के लिए भरपाई करेगा. बट नो फॉल्ट लायबिलिटी में वो किसी और की गलती के लिए भरपाई करेगा. तो हम देखते हैं कि नो फॉल्ट लायबिलिटी क्या होता है और आज की वीडियो में उसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे. अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई जब मेरी गलती नहीं है, जब मैंने कुछ गलत किया नहीं, तो मेरे ऊपर किस बात की लायबिलिटी लगाई जा रही है? Why should I pay money, pay compensation for something that someone else has done, right? इसलिए इसमें जो कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लीगल रिलेशनशिप का. दो लोगों के बीच का लीगल रिलेशनशिप क्या कहता है, किस तरह से एस्टैब्लिश हुआ है, ये डिटरमाइन करेगा कि आप लायबल हो उस बंदे के एक्शंस के लिए या नहीं. करेक्ट, उसी पर नो फॉल्ट लायबिलिटी बेस्ड होती है. अब ये जो लीगल रिलेशनशिप है, ये या तो किसी चीज के साथ होगा, दैट इज रिलेशन विद समथिंग, या फिर ये किसी व्यक्ति के साथ होगा, यानी सम वन. ठीक है, समथिंग या सम वन. इनके बेसिस पे, इनके साथ जो लीगल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने वाला इंसान होगा, उसके ऊपर लायबिलिटी अराइज हो जाएगी if that thing or that person does something wrong. इसके टाइप्स देखते हैं. नो फॉल्ट लायबिलिटी के तीन टाइप्स होते हैं. ये फुटबॉल वाला NFL नहीं है, ये नो फॉल्ट लायबिलिटी है. सबसे पहले आता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, सेकेंड आता है एब्सोल्यूट लायबिलिटी और थर्ड आता है वाइकेरियस लायबिलिटी. ये याद रखना कि स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट ये दोनों समथिंग के रिलेशन पे बेस्ड है, यानी किसी ऑब्जेक्ट के रिलेशन पर ये बेस्ड होगा, और वाइकेरियस सम
वन के रिलेशनशिप पे बेस्ड है, यानी व्यक्ति के साथ दूसरे व्यक्ति का जब लीगल रिलेशनशिप होगा तब ये लायबिलिटी अराइज होगी। ठीक है, अब इन तीनों की एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी यूके का कॉन्सेप्ट है और ये अराइज हुआ था रिलेंट्स वर्सेस फ्लेचर के लैंडमार्क केस में। बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये और कई बार क्लैट में इसी केस के फैक्ट्स दे दिए जाते हैं और ये पूछ लिया जाता है कि लायबिलिटी कैसे और कहां अराइज होगी। तो देखते हैं कि इस केस में हुआ क्या था। रिलेंट्स वर्सेस फ्लेचर के केस में दो पड़ोसी थे, मिस्टर रिलेंट्स एंड मिस्टर फ्लेचर। ठीक है, मिस्टर रिलेंट्स जो थे वो यहां रहते थे और मिस्टर फ्लेचर यहां पर रहते थे। ठीक है, मिस्टर फ्लेचर ने अपने घर में एक छोटा सा रिजर्वायर बनवाया। रिजर्वायर वो होता है जिसमें पानी को आर्टिफिशियली कलेक्ट किया जाता है, लेकिन मिस्टर फ्लेचर जो थे वो बेचारे इस बात से वाकिफ नहीं थे, अवेयर नहीं थे कि यहाँ पर एक माइन शाफ्ट जा रही है जो खुलती है सीधा मिस्टर रिलेंट्स के लैंड पर। अब क्या हुआ, जब इसमें पानी भरा, मिस्टर फ्लेचर ने अपने रिजर्वायर में पानी भरा तो सारा पानी यहाँ से चला गया मिस्टर रिलेंट्स के लैंड पे और उसको इनंडेट कर दिया, फ्लड कर दिया। अब मिस्टर रिलेंट्स ने बोला, भाई ये क्या तरीका है, आपने अपना तो फायदा बना लिया यहाँ पे, लेकिन आपने जो किया है उससे मेरे लैंड पर प्रॉब्लम आ रही है। तो मिस्टर रिलेंट्स फ्लेचर को सू करने के लिए कोर्ट गए और कोर्ट ने ये बोला कि अगर आपके पास कोई डेंजरस ऑब्जेक्ट है जो आपकी निगरानी से निकल जाता है तो आप स्ट्रिक्टली लायबल होंगे। इसलिए ये जो लायबिलिटी है ये समथिंग के रिलेशनशिप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। यानी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का पहला एसेंशियल है डेंजरस थिंग। अब आपको ये याद रखना है कि डेंजरस थिंग कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिसमें खतरा कॉज करने की संभावना हो, पोटेंशियल हो। पानी जनरली स्पीकिंग कोई डेंजरस चीज नहीं है, लेकिन एक्सेस में अगर पानी हो तो वो बहुत डैमेज कॉज कर सकता है, जैसे मिस्टर रिलेंट्स के साथ हुआ। ठीक है, तो पहला एसेंशियल है इसमें डेंजरस थिंग। दूसरा एसेंशियल है इसमें कि जो प्लेंटिफ है, जो डिफेंडेंट है जिसके ऊपर ये एक्यूजेशन लाई गई है कि उसने टॉर्ट कमिट किया है, वो अननेचुरल यूज ऑफ लैंड से होना चाहिए। अननेचुरल यूज ऑफ लैंड क्या होता है? जो चीज, जो इस्तेमाल एक रेगुलर इंसान रेगुलर या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अपनी जमीन का नहीं करता है। क्या रेजर्वायर बनाना एक जनरल चीज है? क्या हमारे घरों में रेजर्वायर्स खुदे हुए हैं? नहीं खुदे हुए, राइट? तो मिस्टर फ्लेचर ने जो जमीन खुदवाई रेजर्वायर बनाने के लिए, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अननेचुरल यूज ऑफ लैंड, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट इज नॉट नेचुरली और यूजुअली डन। ठीक है, अननेचुरल यूज ऑफ लैंड के और एग्जाम्पल्स ये हो सकते हैं कि अगर किसी ने अपने घर में एक डेंजरस एनिमल को पाल रखा है, शेर को पाल रखा है, राइट? तो वो बाहर अगर निकल गया, बिकॉज नेचुरली घर में कोई शेर नहीं पालता है, बट अगर वो बाहर निकल गया यानी डेंजरस थिंग जो है, तो फिर उस इंसान पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अराइज होगी। विच ब्रिंग्स अस टू द थर्ड एसेंशियल, दैट इज एस्केप। डिफेंडेंट के लैंड से, डिफेंडेंट की निगरानी से वो चीज बाहर जानी चाहिए। जैसे ही वो बाहर जाएगी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट अराइज हो जाएगा, जो मिस्टर फ्लेचर के साथ हुआ। लेकिन कोर्ट ने बोला कि हम बहुत ज्यादा जागती नहीं करेंगे, कल को हर इंसान के ऊपर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आ जाएगी ऐसे। तो कोर्ट ने इसके 4 स्पेसिफिक डिफेंसेस भी दिए। क्या है वो 4 स्पेसिफिक डिफेंसेस? अब वो देखते हैं। सबसे पहला डिफेंस है एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है? एक्ट ऑफ गॉड, जब कोई चीज इंसान के कंट्रोल के दायरे से बाहर चली जाती है, इंसान बेबस हो जाता है उस चीज को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ऐसा कोई नेचुरल फिनोमिनन है या ऐसा कोई नेचुरल इंसिडेंट या डिजास्टर है जो रोका नहीं जा सकता है इंसानों द्वारा, उसे हम एक्ट ऑफ गॉड बोलते हैं। तो जो केस अभी हमने देखा रिलेंट्स वर्सेस फ्लेचर का, अगर वो पानी
बारिश की, बहुत तेज बारिश की वजह से या फ्लड की वजह से या स्टॉर्म की वजह से मिस्टर रिलेंट्स के लैंड में चला जाता तो फ्लेचर के पास एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस होता, लेकिन क्योंकि वो उसके अननेचुरल यूज से गया था, हेंस इट विल नॉट अमाउंट टू द डिफेंस ऑफ एक्ट ऑफ गॉड। दूसरा इसमें डिफेंस है प्लेंटिव्स फॉल्ट। अगर प्लेंटिव खुद ही गलती कर रहा है, अगर वो खुद ही किसी तरह की ऐसी कॉजेशन कर रहा है जिससे वो पानी उसके लैंड में आ रहा है, मान लेते हैं इस केस में रिलेंट्स कुछ ऐसे खुदाई कर रहा होता या उस लैंड को ऐसे एक्सटेंड कर देता कि फ्लेचर की जमीन से उसकी जमीन पे पानी ऑटोमेटिकली आ जाता, तो क्या रिलेंट्स ये डिफेंस ले सकता था कि मेरे साथ गलत हुआ है? नहीं, क्योंकि आपने खुद अपनी गलती से वो पानी अपने पास बुलाया, तो आपके पास कोई रीजन नहीं है मिस्टर फ्लेचर को यानी डिफेंडेंट को ब्लेम करने का। इसी की एक्सटेंशन में एक और डिफेंस आता है प्लेंटिव्स बेनिफिट। मान लो रिलेंट्स और फ्लेचर के बीच में एक अग्रीमेंट होता कि देखो भाई, तुम रेजरवॉयर बना रहे हो, अच्छी बात है, एक पाइप से मेरे पास भी कनेक्शन भेज दो थोड़ा सा, क्योंकि मेरा भी गार्डन है, मैं भी सब्जियां वब्जियां उगाता हूँ, उसमें पानी आ जाएगा। तो यहाँ पे मिस्टर रिलेंट्स का बेनिफिट हो रहा है, प्लेंटिव का बेनिफिट हो रहा है। और अगर उस सिचुएशन में मिस्टर रिलेंट्स के जो लैंड है उसमें पानी आ जाता, इनंडेशन हो जाती, तो मिस्टर रिलेंट्स स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंडर मिस्टर फ्लेचर को लायबल नहीं होल्ड कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे उनका खुद का बेनिफिट हो रहा है। और चौथा कॉन्सेप्ट, चौथा डिफेंस इसमें आता है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। क्या होता है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी? ऐसी कोई भी अथॉरिटी जो एक स्टैट्यूट यानी एक लॉ द्वारा एस्टैब्लिश करी गई हो। तो अगर मान लेते हैं ये एमसीडी का केस होता और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वो रिजर्वॉयर बना रही होती जिससे मिस्टर रिलेंट्स को प्रॉब्लम होती, तो मिस्टर रिलेंट्स कुछ नहीं कर सकते थे। थोड़ी बहुत जो भी गवर्नमेंट मैंडेटेड कॉम्पनसेशन होती उन्हें मिल जाती, लेकिन अगर ऐसी कोई कॉम्पनसेशन नहीं थी तो सरकार स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का डिफेंस लेती और मिस्टर रिलेंट्स को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंडर नहीं आती हैं। ठीक है, तो ये 4 डिफेंसेस होते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से बचने के लिए। दीज आर स्पेसिफिक डिफेंसेस। हम लोग जनरल डिफेंसेस के बारे में अगली क्लास में बात करेंगे। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी समझ आया, इजी कॉन्सेप्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट लायबिलिटी की। एब्सोल्यूट लायबिलिटी के पीछे थोड़ी सी ट्रैजिक हिस्ट्री है। आप लोगों ने भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में सुना होगा। भोपाल गैस ट्रेजेडी में कई लोगों की डेथ हुई, कई लोगों को इंजरी हुई, अ लॉट ऑफ पीपल सफर्ड द गैस लीक दैट हैपेंड इन भोपाल, बट ज़्यादा कॉम्पनसेशन नहीं मिली क्योंकि लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत थिन था और प्रॉपरली एस्टैब्लिश नहीं था। दिल्ली में फिर एक इंसिडेंट हुआ श्रीराम फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री द्वारा, जिससे ओलियम एक हार्मफुल गैस है जो हवा में लीक हुई, जिससे कई लोग बहुत बीमार पड़े, कुछ लोगों की मौत भी हुई। इसी के बाद मिस्टर एमसी मेहता, हु इज अ ग्रेट एनवायरमेंटलिस्ट, उन्होंने एक पिटिशन फाइल करा, एक PIL फाइल करा और उन्होंने कहा कि ये जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। हमें कोई ऐसा कंसेप्ट, कोई ऐसा लीगल प्रिंसिपल इस्टेब्लिश करना पड़ेगा जिससे जो ये फैक्ट्रीज के ओनर्स हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, they don't get away with harming people by taking any defense that has been given under law. तो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कोर्ट ने एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट एस्टैब्लिश करा और ये कहा कि अगर आपके पास कोई हैजर्डस चीज़ है यानी इनहेरेंटली डेंजरस चीज़ है, नाउ कंपेयर इट विथ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, वहाँ केवल डेंजरस चीज़ थी, यानी ऐसी चीज़ जो खतरा दे सकती थी या नहीं भी दे सकती थी। लेकिन इनहेरेंटली डेंजरस चीज़ ऐसी चीज़ होती है जो खतरा देगी ही देगी। इनहेरेंट, उसके नाम में ही इनहेरेंट है, यानी बाय डिफॉल्ट वो एक डेंजरस चीज़ है, वो एक हैजर्डस चीज़ है। केमिकल्स हो गए, गैसेस हो गए, एसिड्स हो गए, these are all inherently dangerous things, right? So when they are exposed to a person or animals or the environment, they will by default cause harm. तो अगर आपके पास कोई inherently चीज़ है और आप जो हैं उसको एक एंटरप्राइज में, एक इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके ऊपर एब्सोल्यूट लायबिलिटी ऑलरेडी है। वो एस्केप करेगी तो आपको कॉम्पनसेशन देनी पड़ेगी,
बट एस्केप की जरूरत नहीं है और अननेचुरल यूज की जरूरत नहीं है। सिंपली मीनिंग कि अननेचुरल यूज जैसे इंडस्ट्रीज हैं, राइट, दे विल नॉट बी कंसिडर्ड अननेचुरल यूज, क्योंकि उनके लिए वो लैंड को एलोकेट किया गया है कि इस लैंड पे आप इंडस्ट्री बनाओ, तो वो तो उसका नेचुरल यूज हुआ ना। इंडस्ट्रियल लैंड पे इंडस्ट्री तो बनेगी, घर तो बनेंगे नहीं। तो अननेचुरल यूज नेसेसरी नहीं है और एस्केप नेसेसरी नहीं है, यानी दिस इज लायबिलिटी एब इनिशियो। शुरू से ही आपके ऊपर ये लायबिलिटी इम्पोज्ड है। इफ एन अनटूवर्ड इंसिडेंट हैपेंस व्हिच कॉजेज हार्म टू द पीपल, देन यू हैव टू पे कॉम्पनसेशन टू पीपल। आप कोई डिफेंस नहीं ले सकते, यानी कि कॉन्ट्ररी टू स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इसमें कोई भी डिफेंस नहीं है, बिल्कुल। ठीक है, आप कोर्ट के सामने ये नहीं बोल सकते भूकंप आया था जी, बारिश आई थी जी, किसी और बंदे ने कर दिया। एब्सोल्युटली नो डिफेंस एट ऑल। इफ यू हैव कॉज्ड हार्म एट सच अ लार्ज स्केल, जैसे ओलियम में या भोपाल में हुआ था, तो फिर आपको उस चीज की लायबिलिटी, उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हुए दोनों समथिंग के रिलेशनशिप में, स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी के बीच में। ये याद रखना, मोस्टली जो एंटरप्राइजेस होती हैं वो एब्सोल्यूट लायबिलिटी के अंडर आती हैं अगर वो किसी इनहेरेंटली डेंजरस चीज के साथ काम कर रही हैं। इस सिंपल से कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे जो क्लैट में आते हैं। अब हम आखिरी तरह की नो फॉल्ट लायबिलिटी के बारे में बात करते हैं, जो है वाइकेरियस लायबिलिटी। अब अगर पहली दो जो थी वो समथिंग से रिलेटेड थी, तो ये समवन से रिलेटेड है, यानी दो व्यक्तियों के बीच में कोई लीगल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होगा तो एक व्यक्ति दूसरी की गलती के लिए लायबल माना जाएगा। और ये व्यक्तियों के बीच में किस तरह का लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए वो देखते हैं। इसमें आप तीन तरह के लीगल रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर सकते हो। सबसे पहला है मास्टर सर्वेंट, जिसको हम आज के टाइम पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर एम्प्लॉई ने कुछ गलत किया है, यानी जो इंसान आपके यहाँ पे काम कर रहा है उसने अगर कुछ गलत किया है, तो आपके ऊपर वो लायबिलिटी आ जाएगी। दूसरा है प्रिंसिपल एजेंट। दिस इज अ स्ट्रिक्टली कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रिलेशनशिप है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ही है। पार्टनर जो तीसरा हम पढ़ेंगे, पार्टनरशिप भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ही, बट एजेंसी भी जो है वो एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड होता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे कि एजेंसी क्या होता है। और तीसरा है पार्टनर्स। कौन से वाले पार्टनर्स? हस्बैंड वाइफ वाले नहीं, ये वो वाले पार्टनर्स नहीं है, ये पार्टनरशिप का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वाले पार्टनर्स हैं। ठीक है, तो ये तीनों एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप पे बेस्ड है। मैंने बोला था ना लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। लीगल रिलेशनशिप बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, लीगल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गया। तो इन तीनों की सिचुएशंस में जो लीगल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड है वो बाय कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश्ड है। हम देखते हैं इनके बारे में कि क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। हु इज अ मास्टर एंड हु इज अ सर्वेंट, और हु इज एन एम्प्लॉयर एंड हु इज एन एम्प्लॉय। देखो, किसी भी एम्प्लॉयमेंट में, किसी भी जॉब में जो मास्टर है या एम्प्लॉयर है वो अपने सबऑर्डिनेट यानी सर्वेंट या एम्प्लॉय पे एक डिग्री ऑफ कंट्रोल एक्सरसाइज करता है। डिग्री ऑफ कंट्रोल। इस कंट्रोल में क्या क्या इंक्लूडेड होता है? जितने भी आपके एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स हैं, पैसा कितना मिलेगा, काम कहाँ पे करा जाएगा, काम किस तरह का करा जाएगा, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये डिग्री ऑफ कंट्रोल के कॉन्सेप्ट के अंडर इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इनके अलावा। एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स, जो टाइम है, कितने बजे से कितने बजे तक इंसान जो है वो काम करेगा, कहाँ पे लोकेशन है, वो कहाँ पे काम करेगा, किस तरह का काम करेगा, किन चीज़ों से काम करेगा, जिसे हम मीन्स ऑफ वर्क बोलते हैं, है ना। अगर किसी इंसान को लैपटॉप दिया गया है वो काम करने के लिए, जैसे कॉर्पोरेट ऑफिसेज में होता है दैट यू आर गिवन अ लैपटॉप टू वर्क, सो दैट लैपटॉप इज योर मीन्स ऑफ वर्क एंड इट विल बी डिटरमाइंड व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू डू इन दैट ऑफिस। तो अगर इन सारी चीजों का कंट्रोल मास्टर या एम्प्लॉयर के पास है, देन दैट पर्सन इज एक्सरसाइजिंग अ हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल, हेंस एस्टैब्लिशिंग द मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप।
और जब तक ये डिग्री ऑफ कंट्रोल एक्सरसाइज हो रहा है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस थ्रू अ टाइमलाइन। मान लो एक बंदे का ऑफिस आने का टाइम है 9 AM, ठीक है। अब 9 AM से लेके 5 PM तक वो अपने ऑफिस में बैठकर काम करता है, करेक्ट। 9 to 5 जॉब करता है वो। इसके दौरान जितनी भी एक्टिविटीज वो कर रहा है वो सारी एम्प्लॉयर द्वारा कंट्रोल्ड है। वो ऑफिस आएगा, अपनी डेस्क पे बैठेगा, लैपटॉप खोलेगा, लैपटॉप पे मीटिंग्स करेगा, ईमेल्स भेजेगा, जो भी उसका जॉब डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पे जितना भी कंट्रोल एम्प्लॉयर एक्सरसाइज कर रहा है इस ड्यूरेशन में, दिस इज नोन एज द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और आप अगर अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, यानी उस ड्यूरेशन में, उस दौरान अगर आप कोई टॉट कमिट करते हैं जो आपके कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के दौरान हो रहा है, ये हमेशा याद रखना, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, यानी जो एक्टिविटी करते हुए टॉट कमिट हुआ है वो एम्प्लॉयर द्वारा कंट्रोल होनी बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल से भी देखेंगे अभी। तो अगर आप अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के दौरान कोई टॉट कमिट करते हैं तो आपका एम्प्लॉयर लायबल हो जाएगा उस चीज के लिए। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी। एक एग्जाम्पल से देखते हैं, वही वाला एग्जाम्पल लेते हैं कि वो बंदा आया, ईमेल्स टाइप करने का उसका काम है, ठीक है। अब वो ईमेल्स जो टाइप कर रहा है उसमें वो इस तरह की ईमेल भेज देता है जिससे सामने वाला क्लाइंट डिफेम हो जाता है। डेफेमेशन इज अ टॉट। उसने क्लाइंट को डिफेम कर दिया वो ईमेल भेज के जिसमें डेफेमेटरी कंटेंट था। अब ये याद रखो कि क्या वो ईमेल कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में भेजी गई है? लेट्स सी। क्या वो ऑफिस आवर्स में हुई है? यस, 9 to 5। क्या वो ईमेल भेजना उसका जॉब था, उसका काम था? यस, डिटरमाइंड बाय द एम्प्लॉयर। क्या वो जिस डिवाइस से वो ईमेल भेजी गई, क्या वो ऑफिस द्वारा ग्रांटेड था? यस, मीन्स ऑफ वर्क भी एम्प्लॉयर के पास थे, एम्प्लॉयर द्वारा ग्रांटेड थे। और क्या वो क्लाइंट जो था वो जॉब से रिलेटेड था? हाँ बिल्कुल था, ऑब्वियसली, क्योंकि वो काम कर रहा है। तो सारे फैक्टर्स जो हैं वो ये बता रहे हैं कि जो ये काम हुआ है, जो गलत काम हुआ है, वो एम्प्लॉयर के कंट्रोल और डायरेक्शन के अंडर हुआ है, ठीक है। हेंस इट अमाउंट्स टू द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अब एम्प्लॉयर लायबल हो जाएगा। एक और एग्जांपल से देखते हैं। एक ट्रक ड्राइवर है। ट्रक ड्राइवर जो है उसको सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, ए से बी उसको सामान पहुंचाना है। अब ये बंदा जो है ट्रक ड्राइवर, ये बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, ठीक है। ये दौड़ा रहा है अपने ट्रक को, जोर जोर से दौड़ा रहा है, और जब ये दौड़ा रहा है उस ट्रक को तो ये एक बंदे के साथ कोलाइड कर जाता है जिससे इस बंदे को इंजरी हो जाती है, ठीक है। अब क्या इस ट्रक ड्राइवर का जो एम्प्लॉयर है वो लायबल है? लेट्स सी अगेन। क्या ए से बी तक सामान पहुंचाना उसके मीन्स ऑफ वर्क था, मोड ऑफ वर्क था, सॉरी? बिल्कुल था, क्योंकि एम्प्लॉयर ने बोला है कि इस जगह से इस जगह तक सामान पहुंचना चाहिए भाई, ठीक है। क्या ये ट्रक जो था ये एम्प्लॉयर द्वारा गिवन था? बिल्कुल था, एम्प्लॉयर को अपना सामान पहुंचाना था। क्या ये इंस्ट्रक्शंस थी कि हमें इस समय तक पहुंचाना है, मान लो 6 AM तक पहुंचाना है सामान? बिल्कुल था, क्योंकि एम्प्लॉयर को एक डिलीवरी करनी थी टाइम पे। तो जितनी भी चीज़ें डिटरमाइन करी गई थी वो एम्प्लॉयर द्वारा ही डिटरमाइन करी गई थी ना। तो अगर अब एम्प्लॉय से यानी ट्रक ड्राइवर से कुछ गलत होता है तो फिर एम्प्लॉयर ऑटोमेटिकली लायबल हो जाएगा। यही है बेसिकली वाइकेरियस लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पे उस समय कंट्रोल कर रहा है जब वो गलत चीज हुई, देन इट विल अमाउंट टू वाइकेरियस लायबिलिटी। अगर यही चीज एम्प्लॉयर के कंट्रोल के बाहर हुई होती, मान लेते हैं ट्रक ड्राइवर का काम तो है कि वो लकड़ी डिलीवर करे, ठीक है, टिम्बर का काम करता है, वो वुड डिलीवर करने जा रहा है, लेकिन जो ट्रक ड्राइवर है टू मेक अ क्विक बक वो साइड में कुछ इलीगल सब्सटेंसेस के साथ भी डील कर रहा है, ही सेल्स ड्रग्स ऑन द साइड। अब क्या वो जो है वो एम्प्लॉयर द्वारा ऑथराइज्ड है? बिल्कुल नहीं, वो ना कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हो रहा है। एम्प्लॉयर ने तो नहीं बोला ना भाई तू जाके लीगल चीजें कर, बिल्कुल नहीं बोला। तो अगर एम्प्लॉयर का कंट्रोल वहां पे खत्म हो जाता है जहां पे एम्प्लॉय की गलती शुरू होती है तो वाइकेरियस लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। तो हमेशा ये याद रखना वाइकेरियस लायबिलिटी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हुए कि क्या उस समय एम्प्लॉयर कंट्रोल में था। सारे फैक्टर्स देख लेना, क्या उसको सैलरी मिल रही थी, क्या वो वर्क आवर्स में हो रहा था, क्या वो वर्क की लोकेशन पे हो रहा था, क्या उसको सामान एम्प्लॉयर द्वारा प्रोवाइडेड था। ऑल दीज फैक्टर्स
as a whole will be considered to determine whether the person was in the course of their employment. कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से बाहर जाते ही एम्प्लॉयर की लायबिलिटी खत्म हो जाती है. ठीक है, ये है मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट. अब बात करते हैं प्रिंसिपल एजेंट के रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट. प्रिंसिपल एजेंट, देखो मैंने कहा था ना कि एक बहुत स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड है. अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखोगे तो उसमें एजेंसी इज गिवन एज अ काइंड ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट. एजेंट बेसिकली वो इंसान होता है जो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है. सबसे अच्छा एग्जांपल इसका है एडवोकेट्स. एडवोकेट्स आर एजेंट्स ऑफ हुएवर हायर्स देम. ठीक है, मान लीजिए मैं एडवोकेट हूं, मुझे मेरे क्लाइंट का केस लड़ना है, मैं जाता हूं केस लड़ने के लिए, तो मैं उसका एजेंट हूं, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ना उसको, उसके बिहाफ पे मैं कोर्ट के सामने खड़ा हुआ हूं, तो वहां पे प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड हो जाता है. ठीक है, प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है, प्योरली कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स द्वारा एस्टैब्लिश किया जाता है. एक और एग्जांपल लेते हैं प्रिंसिपल एजेंट का. ब्रोकर, किसी भी तरह के ब्रोकर्स हो सकते हैं, पॉलिसी ब्रोकर्स हो सकते हैं, प्रॉपर्टी ब्रोकर्स हो सकते हैं. अगर आप बोलते हैं कि सर मुझे प्लीज़ यहाँ पे घर देखना है रेंट पे, तो वो आपके बिहाफ पे जाके लोगों से डीलिंग करेगा, आपके बिहाफ पे जाके नेगोशिएट करेगा कि नहीं ये महंगा है, नहीं ये सस्ता है, जो भी है. ठीक है, वो जाके बात करेगा अलग अलग लोगों से ताकि आपके लिए एक बेस्ट प्रॉपर्टी वो ढूंढ के निकाल सके. हेंस ही इज एन एजेंट. ठीक है, इस दौरान अगर एजेंट कोई गलत चीज करता है, कोई टॉर्चस एक्शन करता है, तो प्रिंसिपल के ऊपर लायबिलिटी अराइज हो जाएगी. क्यों होगी भाई? मैंने तो नहीं बोला कि जाके तू गलत काम कर, लेकिन यहां पे वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है. लेट्स सी दिस विद एन एग्जांपल. ए ने बी को हायर करा एज एन एजेंट. कौन सा एजेंट माने इसको? चलो बॉलीवुड का एजेंट मानते हैं. ठीक है, ए जो है ही और शी इज एन एक्टर, और उसने बी को हायर करा कि जा तू मेरे लिए गिग्स ढूंढ के ला, मेरे लिए मूवीज ढूंढ के ला. बी गया अलग अलग लोगों के पास एंड फाइनली वो सी के पास आया. सी इज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर. ठीक है, अब बी ने सी को बड़ा ओवरसेल करा कि भाई क्या कहते हैं, ए सच अ गुड एक्टर, उसकी सारी डेट्स भी फ्री हैं, वो कभी भी आने को रेडी है, वो कितने भी पैसे में आने को रेडी है, आप बुलाओ तो सही. तो सी ने बी के साथ अग्रीमेंट करा कि ठीक है भाई, आप उसके एजेंट हो, मैं इतना पैसा दूंगा आपको, इतने डेट्स पे उसको आना है, ठीक है, और इतने समय के लिए उसको काम करना है. बी ने कहा ओके वेल एंड गुड. अब बी गया ए के पास वापस और बी ने ए को बोला कि सर मैंने ये टर्म्स डिसाइड कर लिए हैं. अब ये बोलेगा तूने किस बेसिस पे डिसाइड करे भाई, इतना कम पैसा मिल रहा है, इतनी सारी डेट्स हैं, इतने सारे टाइम के लिए मैं क्यों काम करूं. अब ए जो है वो बैकआउट नहीं कर सकता है क्योंकि बी ऑलरेडी सी के साथ ये अग्रीमेंट कर चुका है, ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर चुका है कि मैं ए का रिप्रेजेंटेटिव हूं और जो भी मैं बोल रहा हूं वो ए के बिहाफ पे बोल रहा हूं. I am A's ears, mouth and eyes right now in front of you and whatever I say is whatever A will say. ठीक है, यही सिमिलर एग्जाम्पल अगर हम टॉट के टर्म्स में लेते हैं. A का एजेंट B जो है वो C को, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, ब्रोकर का एग्जाम्पल लेते हैं. A को अपना घर सेल करना है. ठीक है, उसको अपना घर B को किसी को बेचना है. वो बी को बोलता है कि ब्रो तू जाके देख अच्छे से. ठीक है, ब्रो इज ब्रोकर हियर. तो वो बी को बोलता है कि तू जा प्लीज मेरा घर बेच दे. ठीक है, बी को सी मिलता है, वो सी को घर के बारे में बताता है कि बहुत खूबसूरत घर है, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें, क्या कहते हैं बहुत सुंदर है, देयर इज नो प्रॉब्लम, नो रिपेयर रिक्वायर्ड. झूठ बोलता है जबकि एक का घर अंदर से थोड़ा सा टूटा फूटा होता है, रिपेयर की जरूरत होती है. ट्रांजैक्शन हो जाती है, पैसे वैसे दे दिए जाते हैं. C comes to the house and realizes कि ये तो झूठ बोला गया है मुझे. अब C A को सू करेगा या B को सू करेगा? वो A को सू करेगा क्योंकि B ने जो भी फ्रॉडुलेंट कंडक्ट दिखाया है, जो भी गलत चीज बोली है, वो उसने A के बिहाफ पे बोली है. अब वो नहीं मुकर सकता है कि भाई नहीं, B ने तो बेच दिया, फ्रॉडुलेंटली बेचा, चाहे A ने ऑथराइज किया हो या नहीं किया, फर्क नहीं पड़ता है, पर है तो A का फायदा है ना यहाँ पे. तो अगर ए के फायदे के लिए बी ने झूठ बोला है तो ए लायबल हो जाएगा. ठीक है, और अगर उसको बाद में पता लगता है कि झूठ बोला गया था और ए उसके बारे में कुछ नहीं करता है, तो ए जो है वो अपनी बात को बी की बात को रैटिफाई कर रहा है. रैटिफाई मतलब
बाद में उस बात से वो अग्री कर रहा है कि तूने जो गलती करी वो गलत नहीं था, कोई बात नहीं, देन ऑल्सो ए विल बी लायबल। ठीक है, तो ए की लायबिलिटी सिंपली इस बात से अराइज हो जाएगी कि बी जो है उसने सी के सामने जो भी बोला वो इस कैपेसिटी में बोला कि वो ए के बिहाफ पे बोल रहा है। ठीक है, बस इतना ही है प्रिंसिपल एजेंट का कॉन्सेप्ट। वाइकेरियस लायबिलिटी इसलिए अराइज होती है क्योंकि एजेंट जो है वो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है, एंड व्हेन यू मेक अ रिप्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ अ थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन तो यही मान के चलेगा ना भाई कि जो मेन बंदा है, जो प्रिंसिपल है, वो ऑलरेडी ऑथराइज कर चुका है ये सब, उसके बाद कुछ भी गलत हुआ तो फिर वही बंदा लायबल होगा, प्रिंसिपल ही लायबल होगा। बस यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट को हम वाइकेरियस लायबिलिटी बोलते हैं। और इसमें आखिरी आते हैं पार्टनर्स। अगेन पार्टनर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के एजेंट्स होते हैं, दे आर इन अ को एजेंसी रिलेशनशिप। अगर आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट उठा के देखेंगे तो वहां पे आपको पता लगेगा दैट पार्टनर्स आर को एजेंट्स ऑफ ईच अदर, यानी अगर ए और बी पार्टनर्स हैं तो ए बी का एजेंट है और बी ए का एजेंट है, ये याद रखना हमेशा। ठीक है, और अगर इन दोनों में से कोई भी तीसरे बंदे के साथ कोई टॉर्ट कमिट करता है तो दोनों तो लायबल होंगे ही, एज पार्टनर्स दोनों लायबल होंगे, लेकिन जो ए है वो बी के एक्शन के लिए लायबल होगा ऑल्सो एज एन एजेंट। ठीक है, लेकिन ये क्यों होता है? क्योंकि जो पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना यार, वो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होता है। मान लो ए बी और सी जो है तीन पार्टनर्स हैं एक फर्म के, लेट्स कॉल दिस फर्म एबीसी ओनली। ठीक है, एबीसी एक फर्म है, तीनों पार्टनर्स हैं। अब जो भी तीनों में से कोई भी करेगा वो पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए करेगा, हम यही मान के चलते हैं। तो अगर मान लो ए को कोई चीज बेचनी है और वो डी को झूठ बोल रहा है, फ्रॉड कर रहा है डी के साथ फर्म के बेनिफिट के लिए, यही याद रखना, अपने बेनिफिट के लिए वो कुछ कर रहा है तो वो लायबल नहीं है। जैसे मास्टर सर्वेंट के रिलेशनशिप में सर्वेंट लायबल, मास्टर लायबल नहीं था अगर सर्वेंट अपने बेनिफिट के लिए कुछ करता। सिमिलरली प्रिंसिपल एजेंट में भी अगर एजेंट अपने बेनिफिट के लिए कर रहा है जो उसको प्रिंसिपल द्वारा ऑथराइज नहीं है या उसके एजेंसी के टर्म्स में नहीं है, तो फिर प्रिंसिपल लायबल नहीं हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे दूसरे पार्टनर्स लायबल नहीं होंगे अगर ए अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कर रहा होता, लेकिन यहाँ पे ए जो है वो एबीसी के बेनिफिट के लिए कर रहा है। सामान तो वो पार्टनरशिप के कॉन्ट्रैक्ट में बेच रहा है ना, क्योंकि इन तीनों का कोई भी सामान है, मान लो दे मेक सोप्स, ठीक है, अब उसको साबुन बेचना है तो वो डी को जाके झूठ झूठ बोल देता है कि हमारा साबुन बहुत प्राइम क्वालिटी का है, हम नेचुरल हर्ब से बनाते हैं। बाद में पता लगता है ये तो केमिकल से बना हुआ है, बेकार साबुन है, और डी सू करता है, तो वो सी और बी को भी सू करेगा साथ में, बिकॉज दे आर वाइकेरियसली लायबल फॉर एज एक्शंस एज हिज पार्टनर्स एंड हेंस को एजेंट्स। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, तीनों में लॉजिक एक ही लगता है, बस रिलेशनशिप थोड़ा सा वेरी हो जाता है। लॉजिक वही है, मैं किसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं किसी के लिए काम कर रहा हूं, तो वो इंसान मेरे लिए लायबल हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है ना, बचपन में मम्मी पापा हमारे एक्शंस के लिए लायबल होते हैं क्योंकि हमारे अंदर उतनी मैच्योरिटी नहीं होती। तो यही प्रिज्यूम करा जाता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, मास्टर सर्वेंट, प्रिंसिपल एजेंट, इन सारे रिलेशनशिप्स में कि वो एक दूसरे के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, और जो इंफीरियर है, सो कॉल्ड इंफीरियर पोजीशन पे है, वो जो है वो क्या कहते हैं, सामने वाले के बेनिफिट के लिए काम करेगा। सर्वेंट अपने मास्टर के बेनिफिट के लिए काम करेगा, एजेंट अपने प्रिंसिपल के बेनिफिट के लिए काम करेगा, और पार्टनर्स एक दूसरे के बेनिफिट के लिए काम करेंगे, राइट। तो अगर मेरे बेनिफिट के लिए कुछ काम हो रहा है तो मेरी लायबिलिटी भी उतनी बढ़ेगी, है ना, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। तो वही बात यहाँ पे अप्लाई होती है कि अगर कोई मेरे बिहाफ पे रिस्क ले रहा है तो उसके बिहाफ पे मैं रिस्क लूंगा। सिंपल कॉन्सेप्ट, इजी कॉन्सेप्ट। इसके पास दो मैक्सिम देख लो एंड देन वील एंड द क्लास। इसके दो मैक्सिम्स हैं। सबसे पहला है रिस्पोंडेंट सुपीरियर, यानी लेट द पर्सन इन अथॉरिटी, हियर सुपीरियर मीन्स लेट द पर्सन इन अथॉरिटी बी हेल्ड लायबल, लेट देम रिस्पॉन्ड। ठीक है, मास्टर सर्वेंट के रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा ये रेलेवेंट हो जाता है क्योंकि यहां पर एक सुपीरियोरिटी का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, सो रिस्पोंडेंट सुपीरियर इज द फर्स्ट मैक्सिम। सेकेंड मैक्सिम इज की फैसेट एलियम या एलियम फैसेट पर से, वन हु एक्ट्स थ्रू अनदर
एक्ट्स हिमसेल्फ। ओके, कोई किसी और के थ्रू एक्ट कर रहा है ना। जो एजेंट है वो, सॉरी, जो प्रिंसिपल है वो एजेंट के थ्रू एक्ट कर रहा है, जो मास्टर है वो सर्वेंट के थ्रू एक्ट कर रहा है, जो एक पार्टनर है वो दूसरे पार्टनर के थ्रू एक्ट कर रहा है, तो ये तीनों खुद ही एक्ट कर रहे हैं, ऐसा प्रिजम्पशन लॉ मान के चलता है। ठीक है, बस इतना ही है वाइकेरियस लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट। एंड आई हैव वन क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू बिफोर एंडिंग द क्लास। एक सिचुएशन लेते हैं, मिस्टर ए इज एन एम्प्लॉय ऑफ XYZ बैंक and he has a neighbor Miss B. Miss B जो है, शी इज एन ओल्ड वुमन जो खुद से बैंक नहीं जा सकती हैं, तो अपनी पेंशन के चेक्स मिस्टर ए को दे देती हैं। ठीक है, मिस्टर ए को बोलते हैं कि आप प्लीज चेक डाल दो वहां पे, तो मिस्टर ए वहां पे चेक डाल देते हैं। लेकिन एक दिन मिस्टर ए जो है वो चेक्स लेके गायब हो जाते हैं, मिस अप्रोप्रिएट कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं पैसा। तो मेरा क्वेश्चन पहला ये है कि क्या मिस बी XYZ बैंक को सू कर सकती हैं बिकॉज दे आर वाइकेरियसली लायबल फॉर एज एक्शन, क्योंकि ए तो एम्प्लॉय था XYZ बैंक का। या फिर अगर ए जो है वो XYZ बैंक से कमीशन ले रहा होता इन चेक्स की, तो क्या तब बैंक लायबल होता? मुझे इन दोनों सिचुएशंस के बारे में कमेंट्स में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।